बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में बलाखैर जो है एक तवील सिलसिला जो कि चैप्टर नंबर 3 का था वो इख्तिताम पजीर हुआ। चैप्टर नंबर 3 एक बड़ा चैप्टर था, तो उसको कवर कराने में टाइम लगा। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी थे और टॉपिक्स भी ज़्यादा थे, तो उस चैप्टर को हमने बलाखैर ख़त्म किया। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। देखिए, चैप्टर नंबर 3 तक आपको याद होगा जब भी हमने कोई भी केस डिस्कस किया तो उसमें जो मोशन था वो एक ही डायमेंशन के अंदर था। इसकी मिसाल आप देख लें, इंक्लाइन प्लेन, जैसा कि लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया पिछले चैप्टर का, उसमें क्या था कि हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही हम क्या कर रहे होते थे, अपनी स्टडी कर रहे होते थे। तो एक ही डायरेक्शन होती थी जिसमें मोशन होता था, और मोमेंटम का जैसे टॉपिक कवर किया था उसमें भी एक ही डायरेक्शन थी। पुली की बात की थी तो वही एक ही डायरेक्शन थी, एक ही डायमेंशन थी। बेहतर है कि एक डायमेंशन कहूँ। तो पुली के केस में आपने देखा था एक बॉडी ऊपर मूव करती है, एक बॉडी नीचे मूव करती है, तो डायमेंशन तो एक ही है ना, ऊपर या नीचे करे एक ही, तो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर को, तो उसमें मोशन इन 2 डायमेंशन। तो अगर आपको याद आता है तो आपको याद होगा कि एक मोमेंटम का मैंने न्यूमेरिकल कराया था जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप लोगों ने निकाला था। तो उसमें याद होगा आपको कि उसने जो है ना वो एंगल बताया हुआ था एक्स एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वेलोसिटी का। तो उस केस में भी मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको एक ये नहीं किया था कि मैं आपको कहूँ कि यार ये जो है ना आपने बुलेट फायर की। जब आप बुलेट फायर करते हैं तो ये मैंने एक्स एक्सिस से एक एंगल पे थे और हम बाय एक्सिस से जो है ना वो एक एंगल पे थे, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 डायमेंशन में मोशन था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक्स वाई वाई को ख़त्म किया और मैंने कहा कि भाई यही मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन है और इसी में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा जो कंपोनेंट है मैंने उसको शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। हमारे लिए बात थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, जब चैप्टर कवर कर लोगे और उसको इससे कंपेयर करोगे तो बात समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर हम जो है ना 2 डायमेंशन में मोशन को डिस्कस कर रहे होंगे। मिसाल देता हूँ, आसान मिसाल अगर आप मुझसे समझना चाहेंगे तो वो ये होगी कि ये एक सर्किल है, इसमें एक जो है ना एक पार्टिकल मूव करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन में मोशन है। तो प्लेन में 2 डायरेक्शन होती है ना, एक्स होती है और वाई होती है, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। बजाय ये कि एक बॉडी इस तरीके से मूव करे, एक बॉडी हवा में इस तरीके से मूव करे, तो ये 2 डायरेक्शनल मोशन है। तो हम मोशन इन 2 डायमेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो बाकायदा तौर पे हम अपने चैप्टर का आगाज करते हैं एक टॉपिक से जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो आपने शायद कभी पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा हो, कॉलेज में गए हो वहाँ पढ़ा हो, किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया है तो वहाँ पढ़ा हो। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं। पढ़ने से ज़्यादा हमें समझना है, ठीक है। तो हम पढ़ नहीं रहे होते, बेसिकली समझ रहे होते हैं, और जो चीज़ हम समझते हैं वो चीज़ हमें याद रह जाती है, जो चीज़ हम पढ़ लेते हैं शायद वो हमें याद नहीं रहती। तो चीज़ों को कोशिश किया करें कि समझें आप। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आज हमारा मेन टॉपिक है, इसी से रिलेटेड हम डिस्कशंस कर रहे होंगे। तो पहली बात यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा। सच अ मोशन इन विच अ बॉडी मूव हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स only but is not being propelled by any fuel is called projectile motion, or simply projectile, and the path followed by the projectile is called trajectory। ये तो कोई डेफिनेशन आपको शायद कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में था, ठीक है। तो मैं तर्जुमा कर देता हूँ। एक ऐसा मोशन जिसमें एक बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव करे और वर्टिकली भी मूव करे, ठीक है, इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ओनली, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की हो। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि बॉडी पे जो फोर्स लग रही होती है, बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स और सिर्फ एक्सर्ट हो, जो कि वेट कहलाता है। अगर सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट हो और बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव करे और वर्टिकली भी मूव करे, तो ये जो और तो ये मोशन क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। रिपीट करूं, एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव करे और वर्टिकली भी मूव करे, यानी साइमल्टेनियसली उसके 2 डायमेंशंस हो, यानी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्स एक्सिस से मूव कर रही हो, वर्टिकल एक्सिस में यानी वाई एक्सिस में मूव कर रही हो, और उस किसके इफेक्ट मूव कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में, और जो है वो आपके पास वो किसी फ्यूल के जरिए या किसी एक्सटर्नल फोर्स के जरिए
जो है ना मूव ना कर रही हो तो ये मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। और जो पाथ फॉलो होता है वो क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कि आप एक बॉल को किक करें, तो अगर आप देखें एक बॉल को जब किक किया जाता है, फर्स्ट करें ये बॉल थी, एक बंदे ने यहाँ से इसको किक किया, तो ये इस तरीके से मूव करेगी ना हवा में। ये मैंने एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है और ये वर्टिकली भी मूव कर रही है, ये एक्स में भी मूव कर रही है और ये वाई में भी मूव कर रही है। और जब मैंने किक कर दिया तो उसके बाद, किक करने के बाद तो कोई फोर्स नहीं रही ना इस पे, तो ड्यूरिंग दी मोशन कौन सी फोर्स इसके ऊपर रह गई? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स रह गई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी रह गई। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमारे ऊपर भी मौजूद है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स की इन्फ्लुएंस में बॉडी मूव कर रही है। तो ये जो मोशन है, ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। गौर करने वाली बात यहाँ पर स्पेशली एक बात बताई गई है कि यहाँ पर कोई फ्यूल के जरिए बॉडी को प्रोपेल नहीं किया जा रहा, यानी बॉडी को किसी फ्यूल की, किसी और एक्सटर्नल ताकत की एड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जंपिंग एनिमल्स, जब एक एनिमल जंप करता है तो जंप के बाद वो फोर्स लगाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट विंडो, खिड़की से बाहर निकाल के आप जो है ना, गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए लेकिन लोग करते हैं, और आम मेहमान है पाकिस्तान में तो कि खिड़की से बाहर उठा के रैपर फेंक दिया, खिड़की से उठा के बाहर चीज फेंक दी, तो वो भी जब आप फेंकेंगे तो ऐसी बात है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से में रहेगी वो बॉडी, और वो हॉरिजॉन्टली भी जाएगी, वर्टिकली जाएगी। आप थ्रो करके फेंक दें बाहर की तरफ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगी, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगी, ठीक है। और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स होगी, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जाम्पल है। एक गन से एक मिसाइल शॉट कर दें आप, तो मिसाइल शॉट किया आपने, इस डायरेक्शन में शॉट किया, यहाँ पर आकर ठक करके फायर किया आपने, तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, वर्टिकली मूव करेगी, ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो यही मैं बात बता रहा था कि हम लोग जब मोशन वन डायमेंशन में अगर देते थे ना, तो हम डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही सारा सॉल्व कर रहे होते थे, हम एक्स एंड वाई में रिजॉल्व भी नहीं करते। लेकिन देखा जाए तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन चूंकि हम उसको लेके 1 डायमेंशन में आ गए, हमने अपने केस को उस तरीके से बना लिया कि हमने सॉल्यूशन से बड़े डायमेंशन में करना है, तो अब हमने सॉल्व कर लिया था। लेकिन जब इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा ना पेपर में, तो हम नहीं कर पाएंगे वो मोशन वन डायमेंशन से। तो जहां तक चल रहा था हमने चला लिया, अब आगे नहीं चलेगा, आपको मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ना ही पड़ेगा। इसी तरह एक बॉम्ब रिलीज कर दिया आपने बॉम्बर प्लेन से, ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन की। अच्छा, याद होगा आपको, मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, उसमें आपने राशन ड्रॉप किया था, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल की खास बात ये थी कि वो न्यूमेरिकल में अगर वो वर्टिकली हेलीकॉप्टर जो है ना वो अपवर्ड जा रहा था और फिर आपने राशन ड्रॉप किया था, उधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 थी, तो इसलिए वो एक 1 डायमेंशन का केस था। अब ऐसे जब आप बम रिलीज करते हैं बॉम्बर प्लेन से, तो कोई वर्टिकली थोड़ी मूव कर रहा होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली थोड़ी मूव कर रहा होता है, वो तो एक दोनों मोशन होते हैं उसके अंदर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन। और जैसे ही आप बॉडी को ड्रॉप करेंगे वो दोनों मोशन उसके अंदर उनके साथ अकंपनी हो जाएंगे ना, उस बॉडी के साथ। बॉम्बर प्लेन से बॉम्ब छोड़ दिया, प्लेन को छोड़ें, उसमें तो फ्यूल खर्च हो रहा है, फ्यूल के जरिए प्रोपेल कर रहे हैं आप उसको। लेकिन जब आप पैकेज को ड्रॉप कर देंगे, बम को छोड़ देंगे, तो फिर वो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, फिर जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल होगा। लेकिन अगर मैंने एक बॉडी को जो कि फर्ज करें यहाँ पर एक हाइट है, ठीक है, हेलीकॉप्टर ही बिसाई था, वो ऐसे कोई ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, अब मैंने उसको यहाँ पर छोड़ दिया, तो वो जब ड्रॉप करेंगे जो वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की होगी वही वेलोसिटी किसकी होगी? उस चीज की होगी जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं। जितनी वर्टिकल वेलोसिटी होगी उतनी ही उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी। 5 वर्टिकल वेलोसिटी है और 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो इसी वेलोसिटी के साथ जो है ना, मीटर पर सेकंड कर लें, मैंने लिखा नहीं मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो इसी वेलोसिटी के साथ उसका जो मोशन है वो शुरू होगा, तो इनिशियल यही स्टेट होगी इसकी, ठीक है। तो समअप करता हूं कि एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव करे, वर्टिकली भी मूव करे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हो रही हो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो ऐसा मोशन प्रोजेक्टाइल कहलाता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई एक्सटर्नल कोई एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी के अलावा नहीं लग रही होगी बॉडी पे, तो ऐसा मोशन प्रोजेक्टाइल कहलाता है। और जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल मोशन वो क्या कहलाता है? ट्रैजेक्टरी कहलाता है, ठीक है। अब ये मिसालें दी थी, इसकी पिक्चर देख लें आप, फुटबॉल की एनिमल जंप कर रहा है और एक बॉम्ब रिलीज किया हमने एरोप्लेन से। अच्छा, कुछ अजम्पशंस है हमारे पास ना
पहली बात ये है कि पहली assumption ये है कि देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू द एयर, एयर की वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं होगी एयर की वजह से, कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी एयर की वजह से। तो आपको पता है कि चूंकि आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई और फोर्स नहीं होती ग्रेविटी के अलावा। तो अगर हवा की फोर्स मौजूद है तो वो तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी, तो हम मानते हैं कि हवा मौजूद नहीं है। मानते हैं, देखो मानते भी वो बात है जो मानी जा सकती हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई ये भी छत नहीं है तो मान सकते हैं छत नहीं है, मैं बोलूँ जमीन ही नहीं है तो ये नहीं मान सकते ना, जमीन पे तो खड़े हैं, तो ये बात नहीं मानी जा सकती। कुछ चीजें होती हैं वो मान ली जाए। अगर मैं कहूँ देखो फर्ज कर एक कमरे में छत नहीं है, हम यूं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ मैं, अब बोलो कहाँ से ये मानने वाली बात है। मैं कहूँ ये जमीन ही नहीं है, मान लो जमीन नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, यार हो ही नहीं सकता, आप खड़े किस पे हो गए, है ना। तो ये बाकी लॉजिक नहीं बनती, तो वो चीज जो मानने काबिल होती है वही मानी जाती है, हर बात नहीं मानी जाती। तो अजम्पशन भी हम वही लेते हैं जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बॉडी पे अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन मूव कर रहा है और बहुत हैवी बॉडी है तो उस पर एयर का जो एक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो लिहाजा हम इसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, उसके इफेक्ट को। तो हम जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं तो याद रखना एयर की इस चीज को हम मानते हैं नेग्लिजिबल है। द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल, द इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, ठीक है। और द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये कुछ और अजम्पशन है मजीद। कर्वेचर की वजह से इफेक्ट आता है मोशन के ऊपर, ठीक है, एक्सेलरेशन में भी इफेक्ट आता है, इस तरह रोटेशन की वजह से भी इफेक्ट आता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना वो कांस्टेंट होती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारी अजम्पशन है। तो अगर हमारे पास कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अगर हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ का इफेक्ट ले तो उससे जो है ना वो बॉडी का मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगा, इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि नहीं कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कर्वेचर की वजह से जो है ना वो जी में चेंजेस आ रही होती हैं, और ये रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से भी कुछ फर्क पड़ता है, तो इसलिए इन दोनों को भी नेग्लिजिबल हम मानते हैं, ठीक है, मानते हैं यूनिफॉर्म। और इस तरीके से हम ग्रेविटी को मान रहे होते हैं, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कंसिडर की हुई है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन उम्मीद है समझ में आ गया होगा, हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास डेरिवेशन है, थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाए, और अगर आप थोड़ा सा फ्रेश नहीं है तो ऐसा करें, आप ये वीडियो को पॉज करें और जाके कोई जूस या कोई चीज़ पानी कम से कम पी के आ जाएं और थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए। मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, थोड़ा सा माइंड फोकस करके हमने करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। A body is projected with a velocity v0 by making an angle theta with the horizontal। हमारे पास एक बॉडी है, उसको हमने v0 वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है एंगल थीटा बना के हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में जो चीजें के जो निकालनी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बॉडी है, ठीक है, मैं एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। v0 वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा बना के इसको मैंने इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया। जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा इस तरह का मोशन लेगी और वापस जमीन पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये पाथ है प्रोजेक्टाइल का, और ये क्या कहलाता है, ट्रैजेक्टरी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सही बात समझ में आ रही, मोशन टू डायमेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया ये कहलाता है रेंज, और ये रेंज हमें निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालनी है। इस तरीके से अगर ये फासला हम देखें तो ये वो मैक्सिमम हाइट है वर्टिकली जो कि बॉडी ने अचीव की है। ये इसको जीरो मान लें, इस पॉइंट को जीरो, वर्टिकली जीरो पॉइंट पे ओरिजिन ले लें, अगर यहाँ पर ओरिजिन कंसिडर कर लें, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक आने में जो हाइट है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम अचीव हुई है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है मैक्सिमम हाइट कहलाता है, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम हाइट यहाँ तक है ना, यहाँ तक मतलब मैक्सिमम हाइट तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए कुछ टाइम दरकार होगा, वो टी डैश कहलाता है, ठीक है। वो टोटल टाइम के बराबर नहीं होगा, इससे मैक्सिमम हाइट तक जो पहुँचने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है वो टी डैश कहलाएगा। अब आपको पता है चूंकि ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम ऊपर आने में वापस आने में लगेगा, ठीक है। ये चीज़ हम पहले भी मोशन एंड डायमेंशन भी समझ चुके हैं। तो टी डैश जितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगेगा उतना ही मैक्सिमम हाइट से वापस पॉइंट तक आने में टाइम लगेगा, यानी वर्टिकली जिस हाइट से हमने शुरू किया था वापस वहां तक पहुंचने में जितना हाइट तक पहुंचने में लगेगा उतना ही वहीं तक वापस पहुंचने में लगेगा,
ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल देखते हैं इस मोशन का। द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज टू डायमेंशनल, ये तो समझ में आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन है। द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज टू डायमेंशनल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, बोथ मोशन टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा अहम है, इसको आप अच्छे से समझ लें, और बहुत ही आसान सी बात है। हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल का मोशन जो होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है, यानी मोशन कितनी डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन में होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। इसमें एक हॉरिजॉन्टल मोशन है और एक वर्टिकल मोशन है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल मोशन जो है उसमें क्या हुआ कि बॉडी यहां से यहां तक पहुंच गई, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इसका जो डिस्टेंस है वो कवर हुआ। जबकि वर्टिकली देखें तो बॉडी ऊपर गई, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते वक्त जो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद बॉडी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगी और क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी और उसी पॉइंट तक पहुंच गई। ठीक है, तो अब यहां पर जो बात लिखी ना बड़ी अहम है, वो देखें क्या लिखा हुआ है, बोथ मोशन टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों मोशन जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, साइमल्टेनियस होते हैं, एक साथ हो रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ये बात याद रखना भाई। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक्चुअल में 3 डायमेंशन होती हैं और एक प्लेन में 2 डायमेंशन होती है, एक्स एंड वाई। ठीक है, इस प्लेन में कोई तीसरी डायमेंशन नहीं होगी, तीसरी अगर कोई होगी तो वो इस पे डिपेंड कर रही होगी, एक्स एंड वाई पे। इसका ये एक्स कंपोनेंट हो गया, 12 हमने डिस्कस किया, ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया। ठीक है, लेकिन तीसरी कोई भी डायमेंशन मेरे बच्चों नहीं होगी, और ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। अगर ये डिपेंड करती एक दूसरे पे तो ये 2 थोड़ी होती, ये एक ही होती, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती बिल्कुल भी। इस तरीके से अगर मोशन इन 2 डायमेंशन में है साइमल्टेनियसली, तो जो वो मोशन होंगे हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। आप समझ में आ गई? कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम। If a body is projected with the velocity v0 and by making an angle theta with the horizontal, the velocity of the body can be resolved into 2 rectangular component, horizontal component, vertical component। पहली बात तो ये कि हमारे पास जो दोनों मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है, तो लिहाजा उनकी बात अलग अलग होगी। तो जब बात अलग अलग होगी तो उनको स्प्लिट कर लेते हैं। अगर एक बॉडी प्रोजेक्ट हुई है वेलोसिटी v0 से एंगल थीटा बना के, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, या वेलोसिटी जो है हमारे पास, उसको हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। किसमें? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस पॉइंट पे अगर आप रिजॉल्व करें तो वेलोसिटी v0 है, एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या vx आप कह सकते हो, वो हो जाएगा v0 cos थीटा। ये एरो बने हुए शायद आपको नजर ना आ रहे हो, ठीक है, ये एरो है ब्लैक कलर के, नजर आ रहे होंगे बल्कि। और ये वर्टिकल वेलोसिटी ये v0 sin थीटा हो गई। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे हम देख लेते हैं, इसमें भी यही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी v0 sin थीटा है। और इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इस पे v0 cos थीटा, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। देखो यहां पर आपको बड़ा क्लियर है कि हॉरिजॉन्टली तो यहां पर जो वेलोसिटी थी, चूंकि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स मौजूद नहीं है। अब थोड़ा सा ये बात को जरा गौर से समझना भी, तवज्जो से। जैसे कि पहले आप एक चैप्टर को पढ़ के आ रहे हैं, उसका आउटकम ये है कि थोड़ा सा अगर उसके आउटकम को देखें या रिजल्ट्स जो है या जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल उनको देखें, तो यहाँ पर वो क्लियरली समझ में आएगा कि देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकली हमारे पास जो है ना वो ग्रेविटी की फोर्स मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास वर्टिकली ग्रेविटी की फोर्स मौजूद है, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना वो हमारे मोशन को इन्फ्लुएंस करेगी। तो हुआ क्या है वर्टिकली कि जैसे कि आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, मान लें कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, तो वो बॉल ऊपर तक ऊपर जाती है। ठीक है, बॉल जब ऊपर की तरफ जाती है फिर वापस नीचे आ जाती है। तो इसमें भी यही हुआ है, जबकि हॉरिजॉन्टली यहां पर कोई फोर्स मौजूद है ही नहीं, तो बॉडी पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो वो कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट की हालत में है या अगर एक बॉडी मोशन की हालत में है, तो वो अपने स्टेट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए। तो हॉरिजॉन्टल मोशन जब वर्टिकल से इंडिपेंडेंट है और हॉरिजॉन्टल मोशन के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, तो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, तो थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है,
जबकि वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे जो होगी उससे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उस पर लग रही है। ठीक है, तो कम होती रहेगी यहां तक कि इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर दोबारा वापसी का सफर शुरू होगा। पहले जमीन उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स आगे उसकी वेलोसिटी को कम कर रही होगी, जब वो जीरो हो जाएगी फिर जमीन क्या करेगी, उस वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू करेगी। भाई ये ना, पहले उसको रोकने की कोशिश करेगी, वो रुक जाएगा तो अपनी तरफ खींच लेगी। पहले वो तो अट्रैक्शन है उसके अंदर, वो उसको क्या कर रही है, खींच रही है बॉडी को, उसकी वेलोसिटी को खींच के अपनी तरफ लाना चाह रही है। पहले तो जो फोर्स लगाएगी उसको, जो उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी उससे क्या होगा, उससे उसकी वेलोसिटी कम होगी। फिर जब जीरो हो जाएगी फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब ये कब तक जाएगा ऊपर, जब तक वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये वही चीज है जिस तरीके से वहां पर पहले मोशन होता था, पहले तो सिर्फ ऊपर जाता था नीचे आता था। अब ये है कि ये ऊपर ही गया और नीचे क्या है, वर्टिकल मोशन को आप देखें। लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल मोशन साथ है तो ये पॉइंट जरा आगे बढ़ी है, तो हॉरिजॉन्टली थोड़ा आगे चला गया, बस आसान सी बात है। ये ए, बी और सी पॉइंट हमने दे दिया। तो ये आगे की जरा सी कुछ बातें देखते हैं जो मैंने कही है, वो लिखी हुई फॉर्म में देखते हैं, फिर मैं वापस आता हूं उस तरफ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v naught cos theta remain unchanged throughout the projectile motion। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v naught cos theta थ्रूआउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ही मौजूद नहीं है कोई, तो लिहाजा ये सेम ही रहेगा। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v naught sin theta continuously affected by the force of gravity and it will decrease when a body move upward and it becomes zero। तो हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी वो कंटिन्यूसली इफेक्ट होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, और ये जो वेलोसिटी वो कम होगी जब बॉडी ऊपर जा रही होगी, यहां तक कि वो जीरो ना हो जाए। एट एक्सट्रीम हाइट, यानी वेलोसिटी जब तक जीरो ना हो जाए एक्सट्रीम हाइट तक पहुंचने तक, आफ्टर दिस द प्रोजेक्टाइल रिवर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड टर्न टू द अर्थ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एज एन इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। फिर उसके बाद जो है ना आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन रिवर्स होगी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद, यानी वो पॉइंट यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो रही है, उसके बाद रिवर्स हुई डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आएगा और अर्थ को उसी स्पीड से स्ट्राइक करेगा जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट किया गया था। यानी जिस स्पीड से यहाँ प्रोजेक्ट किया गया था उसी स्पीड से, उसी वर्टिकल स्पीड से यहाँ पर आके वो उसको स्ट्राइक कर जाएगा। अब यहाँ पर आपने कोई दूसरी फोर्सेज नेग्लिजिबल मानी हुई है, एयर रेजिस्टेंस कोई और फोर्स मौजूद नहीं है, तो ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, इसलिए मानते हैं ताकि भाई डेरिवेशन आसान है हमको। अगर हम यहाँ पर मर्ज करेंगे और क्या नाम है फोर्सेस को, तो हमें थोड़ी डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो यही होता है ना, ग्रेजुएशन में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वो फार्मूले भी, वो चीजें भी आगे कंपनी करनी पड़ेंगी हमें, तो ये चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं वापस आया था तो यही मैं क्या बात समझानी थी मुझे। देखो, पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि हमारे पास जो मोशन है वो दो तरह से, एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, एक वर्टिकल मोशन है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम बात करें तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, इसके अंदर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और मेरे स्टूडेंट्स को तो ये बात बड़े अच्छे से पता है, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है x इक्वल्स टू vt, याद आ गया। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी जो है इसमें बॉडी, वर्टिकल मोशन जो है इसमें बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन का केस है और एक्सेलरेशन g के बराबर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है। तो लिहाजा इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होंगी। कौन सी, vf इक्वल्स टू vi प्लस at, s इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी इस टू डायमेंशनल मोशन को भी हमने क्या किया है, दो डायमेंशनल मोशन को वन डायमेंशनल मोशन में रिजॉल्व कर लिया है। जब हमने हॉरिजॉन्टल को अलग कर लिया तो वन डायमेंशनल मोशन बन गया ना, और जब हमने वर्टिकल को अलग करा तो वो भी वन डायमेंशनल मोशन बन गया। तो इस तरह टू डायमेंशनल मोशन को हमने जब सेपरेट किया तो वन डायमेंशनल मोशन और वन डायमेंशनल मोशन बन गया। तो इस तरीके से इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब होगा ये कि यार इन इक्वेशंस को यूज करके डेरिवेशन कर लेंगे और हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल करना होगा, कोई आगे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो डायरेक्ट हम वो फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन पे गौर करें तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उसके लिए s इक्वल टू vt लगती है। तो देखो वही जो पहली क्लासेस से चल रहा है ना, वही चीज चलती रहेगी जब तक ये हमारे पास खत्म नहीं हो जाता मैकेनिक्स का पोर्शन। वर्टिकल मोशन की बात करूं तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है,
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर ये तीनों इक्वेशन लग रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक बात क्लियर है कि हमारे पास वेलोसिटी पता है, हमें हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी पता है। ठीक है, और डिस्टेंस हमें निकालना है, रेंज, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो रेंज है वो हमें निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ये हमें पता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें पता है, वीटी है ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए वीएच लगा लिया। टाइम हमें नहीं पता, तो अभी ये इस इक्वेशन, ये हम इक्वेशन हमारे लिए बेकार है, क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं, एक हमें पता है और दो हमें नहीं पता। अगर हमारे यहाँ पर एक चीज पता लग जाए तो दूसरी पता लग जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पर रेंज चाहिए ना, यानी एस चाहिए, तो आपको टाइम चाहिए। तो लिहाजा अभी मैं मोशन कंसिडर ही नहीं करूंगा, फायदा नहीं कंसिडर करने का, यहाँ से तो कोई फायदा ही नहीं है, इसमें तो दो अननोन है। तो लिहाजा पहले हम वर्टिकल मोशन को देख लेते हैं। वर्टिकल मोशन की अगर आप बात करो ना, तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको समझाया था कि यहां से यहां तक ए से बी तक मोशन है और बी से सी तक मोशन है, तो इस मोशन को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा ना। क्यों, वजह बता रहा हूं। जब हम अपवर्ड जा रहे हैं ना, तो हमारे पास एक्सेलरेशन बराबर है माइनस जी के, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव का साइन लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन भी फोर्स डाउनवर्ड होती है, तो एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर हुई। तो इस पॉइंट पे मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रही है। ठीक है, तो लिहाजा यहां से यहां तक का सॉल्यूशन अलग होगा, यहां से यहां तक का सॉल्यूशन अलग होगा। तो पूरे पे जो है ना हम एक साथ काम नहीं कर सकते। जैसे कि पहले आप देखते थे, पहले मैंने हेलीकॉप्टर के न्यूमेरिकल्स कराए थे या क्लिफ वाले न्यूमेरिकल्स कराए थे, तो वहां पर भी हमने यही किया था कि हमने ए से बी और बी से सी मोशन को स्प्लिट कर लिया था। उसकी वजह क्या थी कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई थी। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहती ना। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करना है, हमने मोशन कंसीडर करना है, ए टू बी कर लो या बी टू सी कर लो। तो मैं ए टू बी मोशन कंसीडर कर लेता हूं। ए टू बी मोशन की बात करो तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट sin थीटा है, गिवन है। एक्सेलरेशन बराबर मैं लिख लेता हूं, vi जो है v नॉट sin थीटा के बराबर हो गई। वर्टिकल की बात करूं मैं, वर्टिकल का केस डिस्कस कर रहा हूं, ये बात दिमाग में रखना। एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी के बराबर हो गई। ठीक है, हमें तो तीन चीजें चाहिए होती, तीन के बगैर हम काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो vi मुझे पता है, a मुझे पता है, इस तरह मुझे बच्चों vf पता है। vf कितनी है, 0 है। आप b2c भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसके लिए भी तीन चीजें आपको पता है, vi vf उसमें भी पता है, एक्सेलरेशन g के बराबर है। ठीक है, तो ये तीन चीजें मुझे पता है, और मुझे पता है कि जब मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए तीन चीजें पता हो तो बाकी दो निकालना आसान होता है। बाकी दो क्या है, एक तो टाइम है, ये भी मैं निकाल लूंगा, बाकी मैक्सिमम हाइट है, ये भी मैं निकाल लूंगा। तो न्यूमेरिकल मैंने सॉरी डेरिवेशन का क्वेश्चन मैंने अधूरा पढ़ा था, इसमें कह रहे टाइम टेकिंग टू रीच मैक्सिमम हाइट आपने निकालना है, तो वो निकल जाएगा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ये टोटल टाइम क्या है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, वर्टिकल मोशन ए टू बी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट sin थीटा है, vf 0 है, a माइनस जी के बराबर है। बाकी हमें टाइम निकालना है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने की, जो मैं टी डैश कह रहा हूँ। टी इसलिए नहीं कह रहा कि टी टोटल टाइम लूंगा मैं, और जो डिस्टेंस है इस मोशन का ए टू बी का, वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच, मैक्सिमम हाइट है, यानी वो डिस्टेंस है जिसमें हम मैक्सिमम हाइट तक रीच कर रहे हैं। ठीक है, तो वी आई बी एफ और ए पता है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम टाइम निकाल लेते हैं जो कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड है। तो पहली इक्वेशन देखते हैं, ये लग सकती है टाइम के लिए। वी एफ मुझे पता है, वी आई मुझे पता है, ए मुझे पता है, टाइम निकल जाएगा इससे। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, तो वी एफ 0 हो गई, वी आई वी नॉट sin थीटा हो गई, एक्सेलरेशन माइनस जी हो गई, टी जो है ना वो टी डैश के बराबर हो गया। इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। ठीक है, तो टी डैश इस तरफ आ गया, जी उधर मैंने डिवाइड करवा दिया, टी डैश हो गया वी नॉट sin थीटा ओवर जी। अच्छा, एक बात गौर करो कि ए से बी तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, बी टू सी भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रही है वो कांस्टेंट है आपके ऊपर, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो
जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। बिल्कुल सिमिलरली उस तरीके से जिस तरीके से आपने मोशन डायमेंशन में देखा था कि अगर मैं एक बॉल है मैं उसको ऊपर फेंकूँ, जितनी टाइम में ऊपर जाएगी उतनी टाइम में इस हाइट तक वापस वो पहुँचेगी। ठीक है, तो जितना A to B टाइम लगेगा उतना B to C लगेगा। तो अगर A से B T डैश लग रहा है और B to C T डैश लग रहा है तो T डैश प्लस T डैश कितना हो गया 2T डैश। तो लिहाजा टोटल टाइम निकलेगा 2D डैश से। It is the total time taken by the projectile to reach the same level from where it was thrown। सेम लेवल तक रीच करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड टोटल टाइम है। ठीक है, और इट इज द ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये उस टाइम के बराबर होगा, उस टाइम के डबल के बराबर होगा जो कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड है। तो टी डैश हमने निकाल लिया, यहाँ पुट कर ले तो आपके पास टोटल टाइम आ गया। अब इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो वी आई पता है, ए पता है, वी एफ पता है, तो आपको एस निकालना है 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वी आई भी पता है, वी एफ भी पता है, ए भी पता है, तो एस मुझे निकालना है, वो निकल आएगा। वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, ये जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, खत्म हो गई बात। ये माइनस बाहर है, बाहर आ गया, वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर है तो वी नॉट का स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा का स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा पे होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस 2g को उधर भेज दें तो एच निकल आएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, अब हमें रेंज निकाल, अब सही ये बात समझ में आ गई। आपको दो चीजें तो आपने निकालनी, बल्कि तीन चीजें निकालनी। एक तो मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम चाहिए था वो निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया, और हाइट निकाल लिया। और आपके पास जो है ना गौर करें तो पांचों चीजें आ गई हैं वर्टिकल मोशन से। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल आपको हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आपको जाहिर सी बात है कौन सी इक्वेशन लाएंगे आप, एस इक्वल्स टू वी टी। रेंज इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रेंज वी कंसीडर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आप कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन आपके पास ये इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एस को तो वी टी यूज होगी। ठीक है, अब देखो आपको पता है यहाँ पर कि वेलोसिटी जो है ना वो यहाँ पर गलती से वी नॉट साइन थीटा नहीं रखे ना, हॉरिजॉन्टल मोशन है तो वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा होगा, इट्स ऑब्वियस। अच्छा, टाइम की हम बात करें तो ये टोटल टाइम है ना। रेंज तो वो डिस्टेंस है ना जो कि उसी लेवल तक पहुंचने में लगा, तो लेवल तक क्या पहुंचने में, हम तो वर्टिकल की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल टाइम की बात होगी, यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा। देखिए मेरा गौर करिएगा, मैं ज़रा डेरिवेशन पे ले जाता हूँ ताकि बात क्लियर रहे। तो यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस होता तब हम टी डैश लेते, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम यूज होगा हमारे पास। ठीक है, तो टाइम हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ जाएगा। उसको आप पुट कर ले तो ये आ गया हमारे पास, v हो गया वी नॉट cos थीटा टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, वी नॉट cos थीटा टू वी नॉट, इसको हम कंबाइन कर लें तो वी नॉट से मल्टीप्लाई वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। टू पहले भी लिख सकते थे, मैं यहाँ पर लिखा टू साइन थीटा cos थीटा लिख लिया। ठीक है, नीचे जी लिख लिया। और आपको पता है कि 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक से हमने ये फॉर्मूला ये है हमारे पास, हमने कोरिलेशन है। ठीक है, ये हमने किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पर साइन थीटा भी आता, cos थीटा भी आता और 2 भी मौजूद था, तो 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो मैंने ये लिख लिया। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा में फर्क है। देखें, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो पता ही होता है, जो मैथ्स पढ़ रहे होते हैं। जो मैथ्स नहीं पढ़ रहे होते तो उनको मैं वाज़ेह तौर पर यहाँ पर समझा दूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा हो ना तो ये हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि साइन में ये जो 2 है ये थीटा के साथ है, ये ट्वाइस ऑफ द थीटा। ये जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि 2 साइन थीटा किस तरीके से 2 साइन थीटा cos थीटा किस तरह साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये मैथमेटिक्स में बड़ा टीच किया जाता है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको गलती नहीं चाहिए, आप अपनी बायोलॉजी पढ़े, क्या जरूरत है आपको मैथ्स के अंदर इस चीज़ को समझने की। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे
और वो न्यूमेरिकल्स कवर करने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे इजाज़त दे दी है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।